नाउ कम्स यूनिट 1 में 40 घंटे की टीचिंग होगी, यूनिट 2 में 20 घंटे की टीचिंग, देन पार्ट बी में यूनिट 3 में 16 घंटे और 4 घंटे यूनिट 4 में। ऑल पुट टुगेदर सम 85 टू 90, 95, 100 आवर्स भी हो सकते हैं। डोंट वेरी रिजिडली गो बाय द आवर्स मेंशन्ड देयर। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यू नीड टू हैव दैट। विदाउट टाइम मैनेजमेंट यू मे नॉट बी एबल टू सक्सीड। और इफ यू हैव हम कराते हैं यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे जो कि 11वीं 12वीं में हैं, उनके हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कराते हैं। और ह्यूमैनिटीज जो कि 11th 12th के बच्चे हैं, उनके सारे सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। हमारे पास दोनों ही प्रोविजन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन जो स्टूडेंट हमारे एकेडमी तक नहीं आ सकते, वो कहीं पे भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए हमने उनके लिए ऑनलाइन प्रोविजन भी रखा हुआ है। और ऑफलाइन में जो बच्चे नज़दीक के हैं, वो आकर के ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ लेक्चर्स जो हैं, वो दोनों ही लैंग्वेज में है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। एक्सक्लूसिव हिंदी, जो स्टूडेंट्स हिंदी कन्वर्सेट करना पसंद करते हैं या कंफर्टेबल हैं, उनके लिए हिंदी एक्सक्लूसिव है। और इंग्लिश, बिकॉज़ ऑनलाइन में पैन इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए हमने 2 सेशन रखे हुए हैं, एक इंग्लिश एक्सक्लूसिव और एक हिंदी एक्सक्लूसिव, जिसमें कि साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ की हिंदी बहुत कंफर्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स में कंसेप्ट को समझने के लेवल का। सो इस वजह से हमने उसके लिए एक्सक्लूसिव इंग्लिश फॉर्मेट रखा हुआ है और एक्सक्लूसिव हिंदी फॉर्मेट। रिसेंटली मैंने एक इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि 1 स्टूडेंट 1 टीचर, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बहुत से बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं होते बैच फॉर्मेट में पढ़ाई करने के लिए, तो उन बच्चों के लिए हमने 1 टीचर 1 स्टूडेंट का फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि स्टूडेंट अपने टीचर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये प्रोविजन अवेलेबल है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको फर्दर मोर इंक्वायर करनी है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। पर्टिकुलरली आज का सेशन जो कि हमने प्लान किया है ताकि मैं बच्चों तक पहुंच सकूं और बता सकूं, तो लेट मी टेक यू टू द कंटेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन, which is going to be broadly on these lines. First, I am so happy to be an accountancy teacher. I'm excited to be an accountancy teacher. I'll give you why so, because I believe that students should be knowing their teacher. It is not just restricted to content delivery and content receiving. That is not the kind of association between a teacher and a student. It is something more than that. So I'll give you some understanding about knowing your teacher. I personally am excited to be an accountancy teacher and I'm passionate about teaching. Few more points I'll add up on the subsequent page. Online lecture plan, the plan which I have devised for the students. Many students so far, I believe they may not have started their preparation. Now, coming on to your board exam, this is particularly for 12th standard. Board exam is now hardly 6 months away. And those students who have not yet started preparing, how to go about it. So you should be knowing the lecture plan. The way I as a teacher would be teaching you, what is my plan of action? What is my lecture plan? By when I'll be covering what portion? This all should be clear to you. So I thought of sharing this. Testing ecosystem at AKS Commerce Academy, what kind of a testing system that we follow so that it puts the student to his or her advantageous position. Parent teacher meeting, this also I have introduced so that we can interact with the parent as well, because many things which students happen to do at home, which teacher as a teacher we are not aware of. So it is important that there should be some platform to interact with the parents कि वो क्या observe कर रहे हैं student के बारे में when it comes to after class, because that is important, how much of focus that he has towards his studies, which is very important to analyze, and mutually we can bring it together. So maybe there's one part which is student plays, which is a major part, then comes the teacher who again substantially contribute to the students development, and primarily parents, because we three of us coming together can bring the best out of the students. So it is important that teacher and student get connected. So I have introduced this parent teacher meeting, which is going to be of great help knowing each other and the way students are doing after their classes. Then countdown, I'll give you students the accountancy study roadmap. ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट को समझना कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए. नॉट वेरी प्रिसाइजली टू अकाउंटेंसी बट ओवरऑल, but the lecture plan is precisely about accountancy. Okay, so students preparation roadmap, how it is going to be.
and what is available so far on my channel for the students to have easy access. I'll touch briefly upon that part as well. Now, let me take you to the next part of the discussion. Here, I would like to know your teacher. As I said, it is very important for you to understand beyond the teaching part, something more it is important for you to understand about the teacher. Let me help you understand. आपको पता होना चाहिए. I will start with my name. I'm Ashwini Kumar Sinha. Started teaching accountancy way back in 1996. And I taught it till 2000. That was in Delhi. So consecutively, I taught the students then, which is a very long back story. But still, whatever content, conceptual content was there, it is still holds good today. And the learning objective and everything remains the same. So I will elaborate on that. I started working for corporates after that for 23 years. So 2000 onwards, I worked for corporates for 23 years, जहाँ पे मैंने कई सेक्टर्स में काम किए, बट प्राइमरीली मेजर पार्ट ऑफ माय वर्किंग वाज इन कॉर्पोरेट्स, इन एजुकेशन सेक्टर, जिसमें मैं 13 साल वर्क किया, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिला पूरे इंडिया के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का, कई सारे सीरीज ऑफ सच कन्वर्सेशन और इंटरैक्शन, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोई गैदरिंग, कोई हॉस्टल में गैदरिंग को एड्रेस करने का हो, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने लगभग पूरे इंडिया के बच्चों को के साथ इंटरैक्ट किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेके महाराष्ट्र तक के बच्चों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया। हो सकता है उनके काउंसलिंग से संबंधित हो, उनके एकेडमिक स्ट्रक्चर करने को एकेडमिकली, कि हाउ टू दे शुड बी स्ट्रक्चरिंग देयर एकेडमिक्स टू प्रोग्रेस फर्दर। हो सकता है कि उनके गोल से रिलेटेड कोई कंसर्न है, सो हाउ टू शेप अप देयर स्टडीज, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर कर सके, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल और बोर्ड एग्जाम में अच्छा करते हुए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बहुत अच्छा कर सकें. So that was inclusive in my discussion, which I used to have with the students across India. Now, coming to the next part, I worked in education, as I said, 13 years out of 23 years. I have started teaching of my own now for almost an year, because I believe that 5 years of teaching, self teaching in Delhi, plus 13 years of being in association with the students and parents. So all put together, 18 years of my working has been with the students. So I thought कि क्यों नहीं हम इसको कंटिन्यू करें. So इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिस पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. मैं सारे कंटेंट जो क्रिएट किया वो मैंने अपलोड भी किया हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट को इजी एक्सेस हो, एलाबोरेटिव कंटेंट का इजी एक्सेस हो. सो ऑल माय दिस ईयर, ऑलमोस्ट एन ईयर इट इज गोइंग टू बी, जिसमें कि मैंने 11th के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी अपलोडेड सिमिल, एंड ये एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश है, और 12th के बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली इन हिंदी है, जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स कैन इजीली हैव एक्सेस टू दैट. दोनों के प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं. उसके साथ ये दोनों जो स्टूडेंट कंफर्टेबल हैं, अगर वीडियो लेक्चर के थ्रू रेफरेंस लेना, पढ़ना, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करना, they can have access to that. So alongside teaching offline, I am developing, creating content and uploading there for the students to have access now. And very shortly I'll be coming up, जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में मैंने 11th का किया है, वैसी तरीके से 12th का भी इंग्लिश में हम अभी अपलोड करेंगे, और जो 12th का मैंने हिंदी में अभी तक प्लेलिस्ट पे अपलोड किया है, उसका भी इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको शॉर्टली आई विल बी अपलोडिंग देयर, सो दैट कोई भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज दीज टू लैंग्वेजेस आई नो वेरी वेल, I can communicate to you in Hindi exclusive or English exclusive, and there is English as well. So I can comfortably talk to the students this way. That is why I have recorded the videos so far in Hindi and English, and I'll be uploading further in Hindi and English for class 11th and 12th respectively. I have uploaded videos for 11th English, 12th English, accountancy on my channel AKS Commerce Academy. So I have given you a briefing about it. Let me now take you to the next part of discussion. Now here, the online lecture plan. Now this is important for you to understand what is going to be the lecture plan, क्योंकि 6 महीने में
अ, आप कैसे इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने बहुत बहुत सिंसियरिटी के साथ अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए। पहले तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँगा कि मैंने लेक्चर प्लान को कैसे बनाया है, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि स्टूडेंट को क्या अपने कोर्स ऑफ एक्शन इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो बेहतर कर सकेंगे। लेट मी टेल यू नाउ द लेक्चर प्लान। अब यहाँ पे आपको दिस दिस इज़ द लेक्चर प्लान जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का है 26-27 सेशन के लिए जो आपका बोर्ड होने वाला है। उसमें टेस्टिंग मैकेनिज़्म क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो दिस इज़ द होल पार्ट ए। आपका अकाउंटेंसी का जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि लेंथी चैप्टर है, काफ़ी सारे कंटेंट है उसमें। और कंपनी के बारे में भी उसमें यूनिट 2 में बताया गया है। सो यूनिट 1 जो कि पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि 36 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 80, जो कि मेजर वेटेज दिस पर्टिकुलर यूनिट कैरीज। तो इसलिए मैंने इसमें 36 टू 45 आवर्स ऑफ टीचिंग को शामिल किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबली मैं समझा सकूं, अपने कंटेंट को बता सकूं। तो इसलिए मैंने ये 36 टू 45 आवर्स ऑफ टीचिंग एलोकेट किया है यूनिट 1 के लिए। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, दैट आई विल मैनेज, बट बाय एंड लार्ज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेक, रफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज गोइंग टू बी दिस मेनी आवर्स ऑफ लेक्चर। पार्ट 2 में, यूनिट 2 में कंपनी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कंपनी के बारे में आप जानते तो हैं, शेयर्स के बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन वो कैसे शेयर कंपनी इशू करती है, कैसे उससे पैसे लेती है, उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल कैसे होता है, फिर उनका उन्हीं उन्हीं पैसे को एक तरीके से कैपिटल के फॉर्मेट में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपके अभी सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग को डीपर बनाएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मेरा अपील रहता है हमेशा स्टूडेंट से कि आप अकाउंटेंसी के चैप्टर को ऐसे ना पढ़ें कि आप कोई किताब पढ़ रहे हों, बल्कि ऐसे पढ़ें कि आपके आमने-सामने आप उसी एनवायरनमेंट में हैं, और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, और उसको विजुअलाइज़ करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपको जब आप इस तरीके से, इस लहज़े से आप पढ़ेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटली इम्पैक्टिंग यू in terms of your understanding. I hope it is clear. Then comes unit 3 जो कि पार्ट बी का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो। अब यहाँ पे आप देखें कि जो कुछ हमने कंसेप्ट्स अभी तक 11वीं 12वीं में पढ़े हुए हैं, उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, इन द सेंस दैट उन कंसेप्ट्स को एनालिसिस कैसे किया जाए। आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो टॉप मोस्ट एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी हो, मैनेजर हो या ऑनर होंगे, वो एक स्टेटमेंट मंगाते हैं। उन स्टेटमेंट को में ऐसा कुछ डेटा होता है, जिसको देख करके हम फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी और फर्म या बिजनेस असेस कर पाते हैं। तो उस एनालिसिस के तरीके क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है? इज़ इट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग? तो जो स्टूडेंट अपने आप को उस बिज़नेस का एक हिस्सा समझ करके इसको समझेगा, तो उसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, यही मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। ना सिर्फ़ कांसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, ना सिर्फ़ उसके रिलेटेड एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से, ना आपके सिर्फ़ बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट होलसमली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या आप सीख पाएँ। इसलिए एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस को जब आप पढ़ें, तो आप समझें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के स्टेटमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो आपको हर एक सिंगल पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बेशक इसका 20 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 80, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आप कैरी करेंगे, वो अभी तक के कांसेप्ट को अप्लाई करने का अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ कैरी करेंगे, व्हिच इज़ सिग्निफिकेंटली गोइंग टू हेल्प यू इन सब्सीक्वेंट कोर्स ऑफ योर करियर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो 15 से 20 घंटा मैंने इस पे एलोकेट किया है, और यूनिट 2 पे 16 से 20 घंटे। सो बाय एंड लार्ज आई हैव गिवन यू रफली 85 टू 90 आवर्स, और हो सकता है कि ये 100 आवर्स ऑफ टीचिंग भी हो जाए इस दोनों पार्ट्स को कवर करने में, ताकि स्टूडेंट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, हेस्टिली सिलेबस कवर ना हो, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक या सभी टॉपिक्स पे ड्यू अटेंशन के साथ इसको डिलीवर किया जाए कंटेंट, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ आएगा। बाय आई होप इट इज क्लियर। अब आता है प्रोजेक्ट वर्क। कई बार बच्चे प्रोजेक्ट वर्क को
एक मैकेनिकल वर्क टाइप समझते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि प्रोजेक्ट फाइल कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया डेकोरेट करके, नो। जो भी टॉपिक आपको मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उसको बहुत सिंसियरली करें, क्योंकि वो टॉपिक एक्चुअली कहीं बाहर से नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक का कंसेप्ट, जो आपने थोड़ी बहुत लर्निंग सीखी हुई है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी से संबंधित कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट्स दिए जाते हैं एज ए प्रोजेक्ट, जो कि आप अगर सीरियसली करेंगे तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू स्ट्रेंथन योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, elevate your application based understanding, which will substantially help you do better in your school board exam. Making sense to you? So never ever think of copying, pasting, and just simply submitting project file. Learn from it. Then Viba, again, oral discussion, how good you are at presenting the content which you know well for yourself, which you think you know well. Are you able to present it? And this practice is very important because in corporate, they want you to present the data in a manner that it is understandable to everyone from the top to the bottom of the organization. Because unless top understands it, it cannot download it to the next level in the hierarchy downwardly, and then subsequent downward execution level, where जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, जो भी डेटा का इन्फरेंस या डेराइवेशन हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो डूअर्स एट द बॉटम करते हैं। तो इसको प्रेजेंट उनको समझाना, उनको बताना, ये ही वाइवा का यही उद्देश्य है कि आप जो कंटेंट को जानते हैं, क्या आप उसे ठीक तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। ये भी एक लर्निंग का इंक्लूसिव एलिमेंट है, not for the sake of simply appearing and submitting the file and appearing for Viva. It is not so. I help you prepare for project as well as Viva, support you on your requirement. In case if you require, I'll certainly help you do better and get the max out of it when you do it with sincerity. Is it understood? Let me now take you to the next part of discussion, जिसमें हम थोड़ा सा ब्रेक करके बताएंगे यूनिट 1 में चैप्टर वाइज हमने कितना कितना लेक्चर प्लान किया हुआ है और कब कब उसे फिनिश करेंगे। ऑल राइट, तो जो बैच 1 या 2 जुलाई से शुरू होगा, चैप्टर 1 में हम लोग करीब करीब 7 से 8 लेक्चर रिक्वायर्ड होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि बाय 14th अगस्त आई विल बी एबल टू कवर दिस। देन सेकंड चैप्टर गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, जो कि अनदर 2 से 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, जो मुझे उम्मीद है 20 अगस्त तक हम इसे फिनिश कर लेंगे। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कई एंगल से उसे असेस किया जाता है। तो जो कि मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 लेक्चर में या 4 भी हो सकते हैं, बाई 27 अगस्त तक मैं इसको कवर कर लूँगा। देन कम्स एडमिशन, अगेन एक बड़ा चैप्टर है जो कि पार्टनरशिप का एक यूनिट पार्ट है, जो कि एडमिशन एक यूनिट है, फिर रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे हैपनिंग्स इन अ पार्टनरशिप हैं। अब एडमिशन हुआ तो उसमें भी 7 से 8 लेक्चर या 9 से 10 भी हो सकते हैं। 10 सितंबर तक मेरी उम्मीद है कि मैं इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकूँ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो कि 25 सितंबर 6 से 7 लेक्चर वहाँ भी रिक्वायर्ड होंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर अगेन 6 से 7 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 10 अक्टूबर तक। देन डिसोल्यूशन अगेन 6 से 7 लेक्चर, जो कि 25 अक्टूबर तक। अब आप इसको कंसोलिडेटेडली देखें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कुछ चीज़ें जो लर्निंग आप एडमिशन में करते हैं, वो लर्निंग आप रिटायरमेंट में यूज़ करेंगे। सो देयर इज़ इंटरलिंक अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज़ गोइंग टू बी देयर। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा फास्टर लर्निंग में। तो हो सकता है कि ऑल पुट टुगेदर 10 सितंबर से बाई 25 अक्टूबर में थोड़ा बहुत किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन 7 के 7 चैप्टर्स में, जो कि 36 मार्क्स का वेटेज रखता है आउट ऑफ 80 मार्क्स। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। अगस्त से अक्टूबर तक ये हम लोग फिनिश कर लेंगे, 45 से 50 लेक्चर्स के बीच में रफली ये कवर हो जाएगा। अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हैं, जो कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में है। दोनों शेयर कैपिटल तो दे आर द रियल ओनर्स, अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो एक तरीके से कैपिटल की रिक्वायरमेंट बाय इशूइंग शेयर्स हम रेज करते हैं, और एक होता है डिबेंचर इशू करके, एक तरीके से वो कंपनी के लिए लोन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ लोन जो कंपनी सर्टिफिकेट देती है
जो बायर ऑफ डिबेंचर है वो पैसे देते हैं कंपनी को, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो एक कैपिटल एनहांसमेंट का ये तरीका है लॉन्ग टर्म कैपिटल, और इसके लिए कैसे एंट्री की जाती है। तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर में भी दोनों लगभग सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, कुछ नाम में बदलाव होते हैं, दैट वी विल सी। तो इंटीग्रेटेडली दोनों चैप्टर को देखें तो 10 नवंबर से बाय 10th नवंबर, यानी 26 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर, 1 महीने के अंदर लगभग हम इसे कंप्लीटली फिनिश करेंगे। तो यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों कवर हो गए, जो कि 24 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 36 से 43 मार्क्स का आपका यूनिट 1 है, और 36 से 43 लेक्चर्स यूनिट 1 के लिए है, और 16 से 20 लेक्चर यूनिट 2 के लिए है। यहाँ हम आपका 45% वेटेज और 30% वेटेज यूनिट 2 का, यानी 75% ऑफ द कवर सिलेबस हम कवर कर चुके होंगे बाय नवंबर तक। आई होप इट इज क्लियर। अब लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन, जिसमें कि पार्ट बी है। मैंने बताया था आपको 5 चैप्टर्स इसमें होते हैं, 20 नंबर का वेटेज है। ये बहुत अहम है, अपने आप को एक कॉर्पोरेट में रख करके और फिर इनको समझने की कोशिश करें। यू विल एन्जॉय इट लाइक एनीथिंग। इसमें आप देखें, मैं करीब-करीब 4 से 5 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी चैप्टर 1 के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, और 5 दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि ये मैं फिनिश कवर कर लूँगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय 10th दिसंबर, जिसमें 1 से 2 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और टूल्स टू एनालाइज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज़ स्टेटमेंट वो हम सीखेंगे, जिसमें कि मुझे 5 से 6 लेक्चर्स चाहिए, और I can cover this up to the satisfaction of the students. All I'm talking about to the satisfaction of the students. 24 दिसंबर तक अकाउंटिंग रेशियो बाय 5th जनवरी मुझे उम्मीद है कि मैं कवर कर लूँगा, और जो फाइनल 5th चैप्टर है वो 10th जनवरी तक। तो आपका सिलेबस बाय एंड लार्ज वी विल बी कवरिंग दिस बाय 10th ऑफ सिलेबस, और जो पार्ट बी है उसमें 15 से 20 लेक्चर्स इन टोटलिटी होंगे। तो और यूनिट 4 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसका वेटेज 8 नंबर का है, जो 10% वेटेज रखता है 80 का। तो इस तरीके से हमारा ये 25% का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो बाय 10th जनवरी यू विल बी एबल टू फिनिश दिस, एंड नाउ लेट अस कंसोलिडेटेडली अंडरस्टैंड। तो अब आपके सामने दोनों ही यूनिट 1, 2 एंड 3, 4 का ये स्क्रीन है, जिस पे आप देख सकते हैं कि हम 36 से 45 घंटे का लेक्चर होगा यूनिट 1 में, 16 से 20 घंटे का लेक्चर होगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 एंड 4 कंबाइन कर दें हम, तो 15 से 20 लेक्चर इसमें होंगे। तो इंटीग्रेटेडली अगर हम तीनों को देखें, तो इट इज़ गोइंग टू बी सम 90 टू 100 आवर्स ऑफ टीचिंग, which will suffice me to convincingly elaborate the content to the max satisfaction of the students. I hope it is understood now. Now let me take you to a little more bifurcation of this chapter wise. अब यहाँ आप देखिए 60 घंटे का पार्ट ए है, 20 घंटे का पार्ट बी है, और प्रोजेक्ट फाइल एज रिक्वायर्ड आई विल बी हेल्पिंग यू। दिस इज एडिशनली। नाउ कम्स यूनिट 1 में 40 घंटे की टीचिंग होगी, यूनिट 2 में 20 घंटे की टीचिंग, देन पार्ट बी में यूनिट 3 में 16 घंटे और 4 घंटे यूनिट 4 में। ऑल पुट टुगेदर सम 85 टू 90, 95, 100 आवर्स भी हो सकते हैं। डोंट वेरी रिजिडली गो बाय द आवर्स मेंशन देयर। नाउ कम्स यूनिट 1 में 40 घंटे की टीचिंग होगी, यूनिट 2 में 20 घंटे की टीचिंग, देन पार्ट बी में यूनिट 3 में 16 घंटे और 4 घंटे यूनिट 4 में। ऑल पुट टुगेदर सम 85 टू 90, 95, 100 आवर्स भी हो सकते हैं। डोंट वेरी रिजिडली गो बाय द आवर्स मेंशन देयर। It is likely to be changed, likely to be increased as per the requirement. And project C, which is part C, which is project work, so I'll help you understand that as well if there is any further requirement. Now let's see the chapters which are there, though we have seen it. So these are the chapters like accounting for partnership firm, goodwill, change in profit sharing ratio, admission, retirement, death, dissolution. ये 40 घंटे में हम लोग कवर करेंगे। ओके, देन कम्स यूनिट 2, जिसमें 20 घंटे में हम क्या कवर करेंगे, तो ये शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स कवर करेंगे। ओके, नाउ पार्ट बी में आते हैं, यूनिट 3 में, जिसमें 16 घंटे में हम ये 5 चैप्टर कवर करेंगे, 4 चैप्टर, और जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
एनालिसिस है, टूल्स हैं, रेशियोज़ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जो आपका 16-17 घंटे में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे टू द मैक्स सैटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन 4 आवर्स of unit 4 cash flow statement which is going to be there. अब प्रोजेक्ट फाइल में प्रोजेक्ट वर्क में आपका वाइवा और फाइल बनाना है जैसा अगर आपको जरूरत है तो आई विल सर्टनली हेल्प यू बट सर्टनली इन 1 or 2 क्लास आई विल गिव यू सम ओवरव्यू ऑन दिस एज वेल. अब हम आपको ले चलते हैं टेस्टिंग इकोसिस्टम में जहां हमारे को क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं. तो टेस्ट एंड डिस्कशन वन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे हम टेस्ट एंड डिस्कशन के बारे में समझेंगे क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं. पेरेंट टीचर मीटिंग उसको हम कैसे फ्रेम करेंगे. आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. लेट मी टेक यू टू दिस पेज. यस, सो हियर इफ यू सी टेस्ट एंड डिस्कशन 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा बिफोर योर 31 जनवरी. सो पार्ट सिलेबस मतलब एक चैप्टर का हुआ या 2 चैप्टर का एक साथ हो गया या 3 चैप्टर का हो गया. 5 क्यूमुलेटिव पार्ट सिलेबस टेस्ट हो गया जैसे 4 या 5 चैप्टर हमने पढ़ा दिया उसका क्यूमुलेटिव टेस्ट हो गया. तो पहले वाले टेस्टिंग से आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के डेप्थ में समझेंगे. दूसरे वाले से पांचों के डेप्थ में समझने के बाद क्यूमुलेटिवली आप उसको कितना रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम तो आपको क्यूमुलेटिव सिलेबस का देना है. तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको इन 5 सिलेबस के 5 क्यूमुलेटिव पार्ट सिलेबस टेस्ट के साथ आप कर सकते हैं. बिकॉज़ ये अगर प्रैक्टिस आप क्यूमुलेटिवली करते हैं तभी जाकर के आप बहुत अच्छे तरीके से फाइनल एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करते हैं. देन 5 फुल सिलेबस टेस्ट जो कि आपको एग्ज़ाम का ही अनुभूति देगा, लगभग फ़ील लाइक एग्ज़ाम देगा, जिससे कि आप इसको फुल सिलेबस टेस्ट आप अपीयर हो सकते हैं, जो 15 से 28 फ़रवरी तक हम कवर करेंगे. डेट्स कुछ और भी मैं इसको प्लान करके मैं आपको बताऊँगा बट टेंटेटिवली यही डेट्स रहेंगे. सैंपल पेपर डिस्कशन टिल 28 फरवरी 27. अब सैंपल पेपर आ जाएँगे तब तक नया वाला तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे प्लान, जिससे कि हम हर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को उसमें कवर करें. पेरेंट टीचर मीटिंग लगभग 2 से 3 बार हम करेंगे, जिसमें गूगल मीट पे मैं इन्विटेशन भेजूँगा पेरेंट्स को, में कि हम लोग मैं प्रेज़ेंट करूँगा बच्चों के बारे में, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही होगी उसके आधार पे और जो स्टूडेंट्स जो के बारे में जो उनके घर पे होंगे, वो कैसे वो क्योंकि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे का पढ़ाई हो रहा है, तो 24 घंटे का बाइफरकेशन इन टोटैलिटी में वो कैसे कर रहा है घर पे? अगर पेरेंट का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत है ताकि उसे अपने शेड्यूल को फ़ॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना या उनके ऊपर बिट ऑथोरिटेटिव होना, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ टेंडर माइंड डेविएट हो जाते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी स्ट्रक्चरिंग. पेरेंट्स शुड बी टेकिंग केयर ऑफ एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ डिस्कशन. मेबी रोज़ आधा घंटा या 20 मिनट उनसे पूछें कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड के साथ. तो यही काफ़ी हद तक स्टूडेंट को एक चेक रखता है और ये एक चेक मैकेनिज़्म के तौर पे काम करता है. तो इस तरह का ऑब्ज़र्वेशन पेरेंट का बच्चों के प्रति, बच्चों का और मेरा ऑब्ज़र्वेशन वी कैन शेयर टुगेदर सो दैट वी कैन फर्दर मोर बेटर इट अप, क्योंकि हम तीनों का साथ होके ही हम स्टूडेंट को बेहतर कर सकते हैं. वन बीइंग द स्टूडेंट, वी बीइंग टीचर एंड द parents, all three of us coming together can shape up students from his not only academic perspective but as well from his career perspective, because these are formative days. अगर यहाँ पे बच्चे अच्छे कर जाते हैं तो it is going to remain with them for longer time in their life. Now comes the countdown study roadmap. क्या है बच्चों के लिए? इनको हम pillars of performance कहते हैं. I'll help you understand this. What is the roadmap? लेट मी टेक यू टू दिस नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एकेडमिक रोड मैप है और राइट हैंड साइड पे स्ट्रैटेजिक रोड मैप है. लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट पे मैंने पूरे दिन जो बचे हुए हैं, लगभग 208 से 10 दिन हैं. अगर हम उसमें से लेक्चर आवर्स एवरेज पर मंथ अगर होगा तो 15 से 15-16 लेक्चर्स होंगे, तो 100 से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे जो मैं स्टूडेंट को डिलीवर करूँगा. देन स्टडी पर डे. अब जो सेल्फ स्टडी है, अगर स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो 1.5 घंटा स्पेयर कर सकते हैं हर दिन अकाउंट्स के ऊपर. उसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी. तो क्योंकि अब आप बोर्ड के लिए बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए. कई बार स्टूडेंट क्लास अटेंड करने को पढ़ाई कहते हैं, वो पढ़ाई नहीं है. वहाँ आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, लेकिन उस सीखने को अप्लाई करना खुद से पढ़ाई करते हुए, यही तरीका है पढ़ने का.
So don't consider if you have attended a class means that's a learning platform where you learn something. But to own that learning, you need to do self study. So अगर हम 1.5 घंटे की रोज करते हैं तो 45 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है अगस्त में। इसी तरीके से कुल मिला के 300 घंटे। अगर एक स्टूडेंट को 1 घंटे के लेक्चर के ऊपर 2 से 3 घंटा या ढाई से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अगर नहीं करते हैं, तो he cannot do justice to his preparation. It is very important that there has to be a corresponding 2 to 3 hours of self study. And ये जो डेटा कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि अगर हम 200 घंटे 200 दिन हैं, 100 घंटे की अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो 1.5 घंटे का रोज अगर आप पढ़ते हैं तो 300 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है। इफ यू genuinely do it, nothing can stop you, not only from your conceptual understanding perspective, not only from your application based understanding perspective, not only for your board exam, but any exam, competitive exam that you happen to take, खास करके अभी आपके स्टेज पे 12वीं के लिए बाद आप सीयूईटी देते हैं, तो इस सीयूईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कंसेप्चुअल लर्निंग का एप्लीकेशन आप कितना हद तक कर पाते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन हो। इवन बोर्ड में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंसेप्ट के ऊपर 50-55% के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी के क्वेश्चन 45% जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग एप्लीकेशन, चाहे वो मिड लेवल एप्लीकेशन हो या कॉम्प्लेक्स लेवल एप्लीकेशन हो, उस पे आधारित सवाल होते हैं। तो हमारा सीबीएसई भी, बोर्ड भी ये चाहता है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, डुअल हो, ना सिर्फ कंसेप्चुअल फोकस बट लर्न टू अप्लाई द कंसेप्ट। और ये तभी संभव होगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट सुनते रहने से आप नहीं सीख पाएंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको इसका स्ट्रैटेजिक रोड मैप बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे जो कि टाइम मैनेजमेंट है, स्टडी मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट है, लेकिन अगर हम देखें तो हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, किसी के पास 25 घंटा नहीं होता। वो चाहे टॉपर हो या फेलियर हो, उसके पास भी 24 घंटा है। द ऑलमाइटी हैज़ नॉट डिफरेंशिएटेड विथ द टाइम अवेलेबिलिटी विथ एवरी वन ऑफ अस। It has not blessed with the good ones or rich ones or studious ones with more than 24 hours a day, and deprived of time for those who are not doing well in his field or in his sphere of working. सो ये बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अब कैसे हम उस 24 घंटे में ही कोई इस्तेमाल करके द बेस्ट बन जाता है और कोई फेल भी हो जाता है। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए एक टाइम मैनेजमेंट को? क्या आपने इस टाइम मैनेजमेंट को अपने प्रिपरेशन का पिलर समझा है? नहीं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। देन स्टडी मैनेजमेंट, पढ़ाई कैसे करनी है? किताब खोल कर के बैठ जाने को पढ़ाई नहीं कहते। टाइम स्पेंड करने को किताब के साथ को पढ़ाई नहीं करते कहते। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टडी मैनेजमेंट आपको एट दिस स्टेज यू शुड बी नोइंग ऑफ इट। देन रिवीजन मैनेजमेंट, कई स्टूडेंट तो इसको काउंट ही नहीं करते, वो सिर्फ सरफेस लेवल गो थ्रू कर लेते हैं और रिवीजन को तो इंक्लूसिव एलिमेंट ऑफ प्रिपरेशन नहीं रखते। दे कीप इट एज एन एक्सक्लूसिव एलिमेंट। वो कभी जरूरत पड़ा तो रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज दे लीव दैट असाइड। नो, इट इज एन इंक्लूसिव वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। It is not something to be kept for the last. In fact, it has to be integrated in the process of your preparation. This is very important. Self evaluation और evaluation management, students डरते हैं evaluation से, and ये डर ही उन्हें अंडर प्रिपेयर्ड बनाती है। इवैल्यूएशन का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के बाद मैं टेस्ट दूंगा, ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए ताकि मैं खुद को समझ सकूं कि मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। मेकिंग सेंस? देन कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट, टाइम भी अच्छा है, स्टडी भी अच्छा है, रिवीजन भी अच्छा है, लेकिन ये 2-3 दिन के लिए। आज आप मोटिवेटेड होंगे तो आप 2-3-4 दिन तक बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, 5वें छठे दिन आप उसे भूल जाएंगे। अगर ये लेवल ऑफ मोटिवेशन है which is wherein consistency is missing, then it is temporary. Motivation is always temporary unless you happen to have that consistency. तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको आपको कैसे पिलर के तौर पे इस्तेमाल करना है, I'll help you understand this. Let me take you to the next page. This is the pillar which is appearing like a pillar, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, स्टडी मैनेजमेंट है, रिवीजन मैनेजमेंट है, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट है। ये एक स्तंभ के तरह है और इसे और ये
एक अकेला नहीं है। स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पिलर है, स्टडी मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पिलर है, रिवीजन मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पिलर है, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पिलर है, कंसिस्टेंसी इज एन इंडिविजुअल पिलर। ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन इनकी अहमियत अलग-अलग है। ये सब इंटीग्रेटेडली आपको हेल्प करते हैं बेहतर करने के लिए। लेट मी कंसोलिडेटली हैव अ लुक एट इट। Now, these are the pillars. Okay, I am given a shape to make you understand just that. ये टाइम का पिलर है, ये स्टडी का पिलर है, then comes this is your revision pillar, then this is your evaluation pillar or evaluation management pillar, and this is your consistency management pillar. I hope you have understood the message. Don't go by the colors there and and the graphics there. What it says that there has to be a time management, proper time management. You need to have that. Without time management, you may not be able to succeed. Or if you have study management but no time management, you have revision management but no study management, or you have evaluation management but no revision management, or there are consistency management but there is no study management but there is no revision management. These are individuals but integratedly to be incorporated, not isolatedly. Let me tell you, then only it is going to significantly help you prepare better. Let me take you to show you integratedly. अब टाइम मैनेजमेंट, एक तरह के स्टूडेंट पैटर्न वन फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं, जैसे गुड टाइम मैनेजमेंट, ओके, देन देयर इज गुड स्टडी मैनेजमेंट, गुड रिवीजन मैनेजमेंट। वो सही समय पे पढ़ाई करते हैं, अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करते हैं, दैट इज़ फाइन। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी उन्हें पता है कि मैं चैप्टर लूँगा तो मुझे अपने कांसेप्ट को पढ़ना है, फिर उसके एप्लीकेशंस को पढ़ना है, उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर है। रिवीजन, अब कुछ दिन पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज़ भी करते हैं। देन इवैल्यूएशन, अपने आप को असेस भी करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ये चारों पिलर्स की मौजूदगी होने के बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपने 2 दिन तक फॉलो किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन फॉलो किया, फिर 10 दिन नहीं किया, it is not going to help you. Are you getting my point? So there has to be a consistency. Then comes the next one, the pattern two type students. There is good time management, good study management, good revision management, but he lacks on evaluation. बहुत डर लगता है, चाहे गुड, इवन इफ देर इज गुड कंसिस्टेंसी, लेकिन वो पेपर ही नहीं दिया, एक ही बार आखिरी में जाकर के पेपर देने की कोशिश करेंगे बोर्ड में, तो कैसे? यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू योर फुलेस्ट डिस्पाइट यू हैव gone through everything but not been able to evaluate yourself. Then it is not going to help you significantly. Making sense to you? अब तीसरे तरह के स्टूडेंट को समझें, जो कि बहुत अच्छे हैं टाइम मैनेजमेंट में, गुड एट स्टडी, ही नोज, ही हैज क्लैरिटी कि मुझे कैसे पढ़ना है, रिवीजन मैनेजमेंट में वो नहीं कर पाते हैं। अब स्टडी किया, टाइम मैनेज किया, इवैल्यूएशन में भी ओके हैं, कंसिस्टेंसी में भी ओके हैं, लेकिन ही इज नॉट डूइंग रिवीजन, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, क्योंकि रिवीजन जितना जल्दी हम सीखते हैं उतना ही जल्दी भूल जाते हैं। रिकॉल एबिलिटी is important. So if you have studied something at length, and if you do not happen to revise them in frequent intervals, not at the last, then you are not going to keep it in your mind for longer period of time. So revision is an integral part of your preparation. It is not to be taken isolatedly. Let me make you this point very clear. None of the parameters are isolatedly to be taken. Everything, every parameter or every pillar should be integratedly understood. Making sense? Then the pattern 4 set of students who are good at time management but lacks study management. He doesn't know what to study, how to study. So this is a lacking area. He knows division management, evaluation, consistency, but no study management. So if he's sitting with the books for hours together, makes no sense. Okay. Then pattern 5 set of students, no time management, rest all he's doing. Again, if he does not know, then he'll always be having problem with regard to managing the time. So one particular subject he studies for a longer period of time and he keeps lesser time for the other subjects, and vice versa may happen. This is not this way. This is not the right way to do it. आप यहाँ से मैसेज को लेकर के जाएं, मेरा ये अपील है स्टूडेंट्स को। ये पैटर्न 1, पैटर्न 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन द मूल बात ये है, द क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन इज नन ऑफ द पिलर्स आर लेस इम्पोर्टेंट,
or more important. All of them are equally important. None of them are to be practiced isolatedly. Every pillars are to be practiced incorporatedly, not isolatedly. Making sense, I hope, all of you. Let me now take you to the next part of discussion. What is available so far on AKS Commerce Academy, the channel which I was talking to you. So this is AKS Commerce Academy channel. So I have 11th class covered, partly covered, and this is the playlist where you can get the lectures in Hindi for class 11th accountancy. I have elaboratedly covered it so that it goes to the right understanding of the students. Then then playlist of class 12th accountancy, which is again a detailed playlist, though it is yet not complete, but I'm in the process of doing that. In few days time or maybe months time, I'll be able to completely cover this. अब जैसे मैंने ये हिंदी में किया हुआ है, 11th इंग्लिश में किया हुआ है, सॉरी 11th इंग्लिश में किया है, 12th हिंदी में किया है, मैं दोनों का इंग्लिश और हिंदी वन कंटेंट अपलोड करूंगा, ताकि हर स्टूडेंट को किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में जो भी लैंग्वेज उनको कंफर्टेबल है वो पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, देन कम्स ऊपर जो यहाँ पे आपको एक लिंक दे रखा है, मेरा अपील है कि आप इसे कॉपी करके और ब्राउज़र पे पेस्ट करें और देन क्लिक करें, तो ये आपको एक गूगल पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन मेक अ मेंशन देयर, वी विल सर्टेनली बी happy to help you, guide you, support you. Not necessarily you should be joining in class, join our batch. It is not so. Even if help, like a help, we are there to help you. I hope it is clear. Now, let me take you to the further more elaboratedly to make you consolidated explanation on this page. This is the final message. So, enrollments are open for all courses, online, offline, दोनों ही मोड में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट का जो कोर्स है, आप हमसे पूछ सकते हैं कब बैचेस शुरू होंगे, और हम आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे, जिससे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल आप मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं। आई टीच अकाउंटेंसी, आई विल बी एबल टू गाइड यू। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई कंसर्न है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक्सेस माय चैनल एकेएस कॉमर्स एकेडमी फॉर अकाउंटेंसी वीडियो, जो कि मैंने अभी-अभी आपको बताया। फाइनेंशियल्स में देयर आर 2 थिंग्स, 1 क्लास फुल कोर्स फी फॉर ऑनलाइन class for accountancy, class 11th online, rupees 2000, approx 20 rupees per class। मैंने जैसा आपको कहा है कि 100 घंटे के करीबन पढ़ाई करेंगे, तो 20 रुपया वेरी नॉमिनल फी आई एम चार्जिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में हो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखा है, ताकि बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ाई करने में मदद मिले। एंड वंस यू आर एनरोल्ड, then it is the commitment of the academy to provide you service for all throughout. Then 12th class ke liye it is 3000 rupees, approx 30 rupees per class you are going, we are going to charge you, or this is how it is going to be there. So the charges are going to be only 30 rupees per hour. I think it is very bare minimum which I have kept so that I can support the students any corner of the country. Finance should not come as any, by any means, any barrier. If you have still any concern with regard to the fees or any concern, you can connect me to the best possible. I'll guide you and support you in this regard. Is this clear? So I thank you for listening, for all the parents, if you are attending, or students who are attending for this particular explanation. I believe the students would have received some valuable input with regard to their preparation process. जैसे मैंने आपको पिलर्स समझाएं और उनके मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर प्लान तो बता दिया, जो मेरा कमिटमेंट है, आपको भी ये कमिटमेंट लेना होगा कि आप कैसे इन पिलर्स को अपने डे टू डे प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। सो माय गुड विशेस टू एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग दिस। माय अपील टू ऑल ऑफ यू दैट you go through my channel, have a look at the videos which are uploaded there. अगर आपको अच्छा लगा तो like it,
in case if you have any improvisation suggestion, you can make a mention in your comment. I personally happen to look at the comments and incorporate them in my teaching processes so that uh, ultimately the students are to be benefited. All right. So anyway, my heartfelt good wishes to every single student in your preparation process, not only in your preparation process, but even in your subsequent exams, be it board level exam, be it competitive exam like CUET or IPO. In Delhi, it happens. Other places by other name, it happens. So, but I believe that whatever exam you are going to appear, if your preparation process happens to be the way I suggested you, and with the same passion I teach the students in my class, I'm very, very sure that you are going to do well. So once again, heartfelt good wishes to every single student listening to my this discussion. Always be blessed and happy, and you not only happen to crack or do well in your board exam or your competitive exam, but all the exams that you take up in your life. Not only be a good professional, but always try to be a good human being. Thank you, sir, very much. Wonderful talking to you.